नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुर्खियां अखबार के लेकर हाजिर हैं हम, जिसमें हम आपको बताएंगे तमाम खबरें जिन्हें अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए ने एक रणनीति बनाई है। घाटी वाले मॉडल से किया जाएगा जम्मू को आतंक मुक्त। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल जम्मू को आतंक मुक्त किया जाएगा। इसको लेकर पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। कश्मीर मॉडल पर जम्मू में भी होगा आतंकवाद का सफाया और ऐसे में इनोवेटिव तरीका अपनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। जम्मू की अगर हम बात करें तो आतंकवाद पर घात करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इस अखबार को आज इस खबर को हर एक अखबार ने आज तरजीह दी है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आतंकवाद पर घात और आतंकियों पर कंट्रोल करने के लिए बैठकें लगातार चल रही हैं। और बिल्कुल, देखिए कश्मीर मॉडल से जम्मू में होगा आतंक का खात्मा। देखिए यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने जब देखा कि 72 घंटे में 4 आतंकी हमले हुए थे, तभी से तमाम सवाल उठने लगे थे कि क्या घाटी एक बार फिर से असुरक्षित हो गई और आतंकी लगातार कैसे जो आम इंसान है उन्हें टारगेट कर रहे हैं। टारगेट किलिंग की खबरें आखिर क्यों आ रही हैं, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की थी, जिसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, जिनका हाल ही में कार्यकाल जो है उसे भी एक्सटेंड किया गया था, भी मौजूद रहे और सेना के अधिकारी भी इस दौरान देखिए मौजूद रहे थे। और उन्होंने इस मामले में चर्चा की है कि कैसे आतंकवाद का खात्मा जो पहले हो ही रहा था ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए, उसे एक बार फिर से कैसे रफ्तार दी जानी चाहिए ताकि आतंकी घाटी में इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे। बिल्कुल, देखिए चारुल, और नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को जगह दी गई है। साफ कहा जा रहा है अमित शाह ने बैठक के दौरान जो निर्देश दिए हैं कि आतंकवाद का सफाया होना बहुत जरूरी है और सख्ती के साथ आपको जरूरी है कि आप आतंकवाद पर कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया चारुल कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तक 4 से 5 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। ऐसे में 370 हटाने के बाद अब जब पीओके का जिक्र भी अमित शाह इससे पहले चुनाव से पहले जब करते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की कोशिश ये एक प्रयास है कि घाटी के लोगों को डराया जाए और डराने के बाद उस पर कब्जा कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए आतंकियों की ये नापाक हरकत जो है ये तो हमने देख ली, लेकिन भारत अब बदल चुका है और गृह मंत्री ने भी कहा कि जीरो टेरर प्लान जो है उस पर काम किया जा रहा है और जो हम घाटी के लिए काम कर रहे हैं वो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। और इसीलिए देखिए सबसे अहम चीज है कि गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए और सेना के अधिकारियों ने बैठक की थी, क्योंकि 72 घंटे में जब 4 आतंकी हमले हुए तो अब इस पर जवाब देना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, देखिए और ये घटनाएं ऐसी थी चारुल जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब कई ऐसे जवान थे जो घायल भी हुए, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद पर घात बहुत जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। अग्नि परीक्षा में पास, फिर भी ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है और लोकसभा चुनाव में ईवीएम पारदर्शिता और निष्पक्षता में पूरी तरह से पास हो गई। मशहूर अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान से फिर विवाद खड़ा हो चुका है। रविवार को अरबपति उद्योगपति मस्क की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया कि हम लोगों को ईवीएम को हटा देना चाहिए और ईवीएम पर भी बवाल मचा हुआ है। देखिए फिलहाल इस खबर को तरजीह दी गई है नवभारत टाइम्स में भी, जिसमें जिक्र किया गया और अब एलन मस्क की ओर से दिए गए बयान को लेकर विवाद मचा हुआ है और ईवीएम पर कई सवाल अब चारुल खड़े होने लगे हैं और साफ तौर पर इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया है और ईवीएम को हटाने की बात, ईवीएम को खत्म करने का जिक्र किया जा रहा है। देखिए ईवीएम पर मस्क ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक किया जा सकता है और कोई भी वाईफाई नहीं, कोई भी ब्लूटूथ नहीं, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। ये बयान दिया गया है राजीव चंद्रशेखर की ओर से।
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम भारत में बात कर लें तो विपक्षी पार्टियों ने लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। हालांकि चुनाव आयोग इन दावों को लगातार खारिज कर रहा था, लेकिन हाल ही में देखिए, जब आपको याद होगा, मुंबई में जो शिंदे गुट हैं, उनके जो सांसद हैं रविंद्र वायकर, जब उनके जो रिश्तेदार हैं, ये खबरें आती हैं कि उनके पास एक मोबाइल फोन था जो कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका मोबाइल फोन था, जिससे ओटीपी जनरेट होता था और इसके जरिए ये कथित तौर पर माना जा रहा था कि ईवीएम को हैक किया जाता था और ये वही सांसद हैं जो महज 48 वोट से जीते थे। अब ये कैसा मामला रहा जिसको लेकर सवाल उठने लगे, राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, संजय निरुपम ने भी सवाल उठाए थे और यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे, तो विपक्ष सवाल उठा रहा था। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस देश में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या फिर ऐसी एजेंसियां जैसे चुनाव आयोग है, अगर इनकी किसी के लिए जवाबदेही नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। इस लिहाज से कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इनका खंडन किया और कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, और ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए। एलन मस्क की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का बोलबाला चारुल आज के समय में कितना ज्यादा है वो आप और हम पूरा देश देख रहा है। ऐसे में ईवीएम मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक करने का जिक्र जब एलन मस्क कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, और ईवीएम को लेकर देखिए सवाल आज से ही नहीं, इससे पहले से भी उठाता जाता रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है कि ईवीएम वाले सिस्टम को चुनाव के दौरान समाप्त किया जा सके देश से। देखिए, एलन मस्क ने ये मांग जरूर की है कि अमेरिका में अब जब चुनाव हो तो वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे तो मानव हो चाहे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए अमेरिका में जब चुनाव हो तो इस तरह का, अगर हम कहें तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, ऐसा एलन मस्क ने कहा। ठीक है, बहरहाल रुक करते अगली खबर का, और नीट एग्जाम को लेकर जो जानकारी है वो हम आपको दे दें। शिक्षा मंत्री ने माना कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं हम, ये बात कही गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मंत्री ने हालांकि शुरुआती तौर में इस चीज़ को स्वीकारा नहीं था और सवाल भी उठ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली तो हुई है। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने माना कि कुछ जगह गड़बड़ी हुई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस चीज़ को मान रहे हैं कि गड़बड़ी तो की गई। उन्होंने कहा कि एनटीए का कोई बड़ा ऑफिसर हो जो कि धांधली में लिप्त हो तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये एक अहम बयान है, क्योंकि लगभग 26 लाख से ज्यादा छात्र ऐसे थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन नीट आखिर कब नीट होगा इस पर सवाल उठ रहे थे। 67 छात्र ऐसे थे जिन्होंने टॉप किया था और वो सब, कई छात्र तो ऐसे थे जो कि एक ही सेंटर से थे और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे छात्रों ने टॉप किया था। इसके बाद देखिए, हालांकि शुरुआती तौर में तो जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे थे जहां पर सेट देरी से पहुंचा और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे वो इस वजह से थे, ग्रेस मार्क्स। लेकिन अब आखिरकार शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि गड़बड़ी तो की गई है और बख्शा नहीं जाएगा। चाहे एनटीए जो कि एजेंसी है जो कि एग्जाम्स कराती है नीट के, चाहे उसका कोई बड़ा अधिकारी हो, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल चारुल, लेकिन देखिए, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और ये तय हुआ था कि 1563 जितने भी परीक्षार्थी हैं उन्हें फिर से एग्जाम देना होगा, अगर वो अपने ग्रेस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इस बात को स्वीकार किया गया था कि देरी से जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो सेंटर तक पहुंचे थे। लेकिन अब एकदम से इस बात का जिक्र करना जांच के बाद कि गड़बड़ी हुई है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उनको हम बख्शेंगे नहीं। और 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले ही लगाई गई है। अब ऐसे में 23 तारीख को 1563 जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देंगे और 30 तारीख को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब भी सवाल यह है कि एक याचिका जो डाली गई थी कि एग्जाम को, यानी कि पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए और सिर्फ 1563 ही परीक्षार्थी नहीं बल्कि सभी को दोबारा से एग्जाम दिलवाया जाए, क्योंकि गड़बड़ी हुई है। और आपको याद होगा 720 अंक में से
कई ऐसे छात्र थे, कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्हें 720 अंक यानी कि पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। किसी को 718, किसी को 719, और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं। और एक ही सेंटर से चारुल 6 ऐसे परीक्षार्थी थे जो टॉप कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और आखिरकार अब भी गड़बड़ी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये कहा गया कि कई जगह से पेपर लीक कर दिए गए थे और इसमें बिहार के बारे में भी जिक्र किया गया कि बिहार में भी पेपर लीक किया गया था। अब ऐसे में सबसे अहम सवाल है कि मेडिकल लाइन में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम है नीट, और अगर स्टूडेंट्स जो है जो कि एग्जाम्स में अपियर करते हैं, उन्हें अपने देश के जो एग्जाम हैं उन पर अगर लगातार इस तरह से प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठने लगेंगे। और यहाँ पर पूजा ये समझना जरूरी हो जाता है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो बड़े बड़े रैंक्स पर पहुंचते हैं, विदेशों में काम करते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं, तो एक गर्व की चीज होती है कि ये बच्चा जो है ये भारत से आया है। और अगर इस तरह लगातार एग्जामिनेशंस में पेपर लीक होते रहेंगे और ये चीजें जब विदेशों में जाती हैं, दुनिया भर पर जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी विश्वसनीयता जो है वो कम होने लगती है। नीट के मामले में आप देखिए कि यहाँ पर जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग, या कहा जा सकता है कि जिन लोगों को, जिन दलालों को, जिन अभिभावकों को, इन सबको जब गिरफ्तार किया गया तो खबरें ये भी आई कि 30-30 लाख रुपए में ये कहा जा सकता है कि सौदा किया गया था कि 30-30 लाख रुपए लिए जाएंगे और उसके एवज में आपको आंसर शीट जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल, और देखिए काफी शर्मनाक भी है चारुल, क्योंकि बीते कुछ सालों से आपने देखा होगा पेपर लीक होना, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिसके लिए सालों साल जो छात्र हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन पेपर्स का लीक हो जाना ये वाकई शिक्षा प्रणाली पर भारत के सवाल तो खड़े करता ही है, क्योंकि इस पर अंकुश बार बार पेपर लीक होने के बावजूद भी नहीं लग पा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। स्कूलों में दंगे तोड़फोड़ के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी निदेशक सकलानी का ये बयान सामने आया है। एनसीईआरटी की किताबों में गुजरात दंगे और बाबरी मस्जिद से जुड़े संदर्भ हटाए जाने के मामले पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने अहम बयान दिया है। किताबों में किए गए संशोधन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में दंगे और तोड़फोड़ के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हिंसक और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। तो देखिए सबसे अहम चीज है कि अगर कहा जाए तो स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि गुजरात दंगे का जो मुद्दा है उसे हटाया गया, बाबरी मस्जिद का नाम हटाया गया और उसे सिर्फ एक विवादित ढांचा लिखा गया, और राम मंदिर के बारे में भी जिक्र किया गया। ऐसे में जब कई सारे सवाल उठने लगे, गुजरात दंगे, विवादित ढांचे, ध्वंस का संदर्भ पाठ्यक्रम से हटाने पर भी सवाल उठ रहे थे। इसी के साथ स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया और कहा कि बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा है। ऐसा अक्सर होता है, एनसीईआरटी अपने किताबों में बदलाव करती है। बिल्कुल, देखिए और देखेंगे आप, दंगों के बारे में स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी दंगे हुए हैं, जो हिस्ट्री की किताबें हैं, उसमें उसका जिक्र कराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बारे में बच्चों को जानने की ऐसी कोई जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया एनसीईआरटी की ओर से, हम स्टूडेंट्स को पॉजिटिव स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, उन्हें क्यों हम हिंसा के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये लगातार कहा जा रहा था कि किताबों का भगवाकरण कराया जा रहा है। एनसीईआरटी पर ये बड़ा आरोप लगा था, जिसे खारिज करते हुए एनसीईआरटी की ओर से कहा गया कि बच्चों को हिंसा के बारे में क्यों पढ़ाना है, हम उन्हें पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक या फिर डिप्रेस्ड नागरिक। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की सड़कों पर जल युद्ध छिड़ा हुआ है चारुल, और जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने दक्षिणी दिल्ली में पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने राजधानी भर में विरोध प्रदर्शन किया है, कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं, लेकिन लोग गुस्से में जरूर हैं। और आपको याद होगा, ये देखिए ये तस्वीर हमने कल भी दिखाई थी, जब नगर निगम के कार्यालय के पास पहुंचे लोग और वहां पर पत्थरबाजी करके जो शीशे हैं, जो खिड़कियां थी, उन्हें तोड़ दिया गया, यानी साफ तौर पर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि जल संकट बरकरार है। और जल संकट के बीच सबसे बड़ा संकट ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति भी बरकरार है, जहां एक तरफ जल मंत्री
आतिशी ये कह रही हैं कि ये सब कुछ जो प्लान है ये पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी का है और बीजेपी ने मुख्य पाइप जहां से वाटर सप्लाई किया जाता है उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो वहीं बीजेपी भी मटके फोड़कर विरोध करना लगातार जारी रख रही है। आज भी विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली का आलम यह है कि लोग पानी के लिए त्रस्त हैं, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रहे हैं। टैंकर से पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। अब गुस्साए लोगों ने इस दौरान छतरपुर जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें आता है पानी, और ऐसे में भीषण गर्मी जिस दौरान देश में पड़ रही हो, ऐसे में बिजली कटौती तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ पानी की कमी भी हो रही है, और जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत चीज, आप समझिए कि पाइपलाइन में गड़बड़ी करने का आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाया था, यानी दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर लगाया। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान चेकिंग कर इस चीज को स्पष्ट किया है कि कोई भी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। बीजेपी के 7 सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो वहीं पानी मांगने के लिए जल शक्ति मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं आप विधायक। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर दिल्ली के हक का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलने उनके आवास पहुंचे। दल के सदस्यों की मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई और जिस पर आप विधायकों ने हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी दिलाने की मांग करते हुए उनके आवास पर एक पत्र सौंपा है और प्रतिनिधियों ने ये मांग की है कि दिल्ली के हक का जो पानी है वो उनको उपलब्ध कराया जाए, वो उनको दिया जाए, और न केवल पानी उपलब्ध कराया जाए बल्कि हरियाणा में जो पानी की मात्रा है उसे आगे की ओर अगर बढ़ाया जाएगा तो दिल्ली वासियों को भी पानी मिल पाएगा। ये बात कही गई है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो देखिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर देखिए राजनीति तो हो ही रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। फिलहाल अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री के पास, CR पाटिल के पास, और उन्होंने वहां पर ये कहा कि पानी की जो कमी है उसे दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि जिन घरों में कुछ महीने पहले तक बोतल बंद पानी हर महीने 600 से 700 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 1200 से 1800 रुपये खर्च हो रहे हैं। लोगों की जेब पर पानी का खर्च 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार किल्लत वाले इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति करा रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल, देखिए संगम विहार हो या फिर तेखंड हो, श्रीनिवासपुरी हो, बुराड़ी, ओखला, इंद्रपुरी, रोहिणी, सागरपुर और संजय कॉलोनी, आया नगर, किराड़ी, मुखर्जी नगर सहित अन्य ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर लोगों के जेब पर पानी न उपलब्ध हो पाने के कारण काफ़ी महंगाई का असर पड़ रहा है और लोग काफ़ी त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन देखिए चारुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की राजधानी है दिल्ली। हम जहां डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जहां विकसित भारत की बात करते हैं, ऐसे विकसित भारत में राजधानी दिल्ली में ही पानी लोगों के पास उपलब्ध ना हो पाना, वो भी एक मूलभूत सुविधा है, अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इससे वाकई देखिए पानी का टैंकर पहुंचाकर आखिर क्या आप उस क्षेत्र के तमाम लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, देखिए जहां 10,000 की संख्या है, आबादी है, वहां पर अगर एक टैंकर पहुंचता है तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है ये। और ऐसे में अगर दिल्ली के लोगों के लिए बात कर ले तो वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पानी जो है वो दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अगर इन सब के बीच कोई ऐसा है जो वाकई परेशान है, जिनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, जिन्हें समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो है दिल्ली की जनता, जो कि 2 पार्टियों की राजनीति के बीच पिस रही है, वो भी इस भीषण गर्मी में। बिल्कुल, और देखिए खबरों में हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का और बताते हैं प्रमुख खबरें जिन्हें अखबारों ने अपनी हेडलाइंस बनाए हैं। नड्डा के व्यक्तिगत विचार से नहीं है संघ का कोई सरोकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है और इस खबर को कई अखबारों ने तरजीह दी है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नड्डा ने इंटरव्यू में बयान दिया था कि पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है।
तो देखिए, जेपी नड्डा ने ये बयान दिया था जिस दौरान वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि अब संघ जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद में इतनी सशक्त हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संघ से जुड़े बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताया था। उनके बयान से संगठन का कोई सरोकार नहीं है और ऐसे में उनके बयान को पार्टी और संगठन की नीतियों से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। संघ प्रमुख ने गोरखपुर में चल रहे संघ के पूर्वी क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग में संवाद के दौरान एक स्वयं सेवक के नड्डा के बयान से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि जेपी नड्डा ये कहते हैं कि अब संघ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी अब इतनी कमज़ोर नहीं है। इस बयान के बाद आप समझिए कि कैसे एक एक करके जो बयानों का सिलसिला शुरू हुआ आरएसएस की ओर से। एक बार आप सुनते हैं कि मोहन भागवत ये कहते हैं कि जो सेवक होता है उसे अहंकार नहीं आना चाहिए। हृदय जो हैं वो भी बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सेवक होता है वो बयान देते हैं। इंद्रेश कुमार जब ये बयान देते हैं आरएसएस की ओर से, यानी एक बार फिर से ये बयान, पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर को लेकर कहते हैं कि 10 सालों से शांति नहीं, अब 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद जब इंद्रेश कुमार ये बयान देते हैं वो कहते हैं कि अहंकार आ जाता है, जिनमें अहंकार आ गया उन्हें कितनी सीटें मिली, और उसके बाद इंडिया गठबंधन जो कि राम के विरोधी थे उन्हें 236 सीटें मिल जाती हैं। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि क्या आपस में कोई मतभेद है जो चल रहा है। नड्डा के बयान के बाद क्या संघ में नाराजगी है, इस पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये नड्डा के व्यक्तिगत विचार है, इनका संघ का कोई लेना देना नहीं है, संघ से इसका कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और मोहन भागवत ने पहले जिस तरह से बयान दिया मणिपुर को लेकर, उसके बाद चंद्रेश कुमार की ओर से जो बयान दिया गया कि राम जी की पूजा जो करता है, जो उन्हें पूजता है, उसके बाद अहंकार आ जाने का ये परिणाम है कि 293 सीटें इस बार बीजेपी को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा था चारोल कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक फूट पड़ गई है, लेकिन ये फूट क्या टूट में होगी या फिर इस फूट को खत्म करके आपसी मेलजोल फिर से हो पाएगा, ये सवाल अब भी सबके मन में है। बिल्कुल, देखिए, आरएसएस प्रमुख गोरखपुर के दौरे पर भी थे और ऐसे में ये बयान माफ कीजिएगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, लेकिन आप समझिए कि आरएसएस प्रमुख 4 दिन गोरखपुर में रहते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात नहीं होती है। यानी अंदर खाने जो खबरें चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सत्यता है कि आरएसएस और जो बीजेपी है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बयान भी इस बात की तस्दीक करते हैं। बिल्कुल, अब रुक करेंगे अगली खबर का और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा अध्यक्ष को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की अहम बैठक हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा की जा रही है और चर्चा के दौरान ये तय होगा कि आखिर स्पीकर किसे बनाया जाए और डिप्टी स्पीकर के पद पर आखिर किस उम्मीदवार का चयन हो। बैठक में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य लोग शामिल हुए और 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चल सकता है और संसद के विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। तो देखिए, फिलहाल एनडीए अलायंस ये तय करेगा कि किसे बनाया जाए लोकसभा का स्पीकर और किसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि डिप्टी स्पीकर पद के लिए ये बीच में चर्चाएं हो रही थी कि विपक्ष की मांग है कि एक डिप्टी स्पीकर उनका हो और बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई और इस दौरान देखिए बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई थी।
तो जो आपको देखिए, दिखा भी रही एनडीए है। अलायंस टू मीट बिफोर लोकसभा सेशन टू टेक अ कॉल ऑन स्पीकर कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा का स्पीकर आखिर किसे बनाया जाए और कौन होगा डिप्टी स्पीकर, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान वहां पर न केवल ललन सिंह बल्कि चिराग पासवान भी मौजूद रहे, खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन ऐसे में चारों एक बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। लेकिन एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि एनडीए में अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो आपको याद होगा टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से कहा गया था कि लोकसभा स्पीकर आप हमारी पार्टी से बना दीजिए। बिल्कुल, देखिए 98वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र पर चर्चा की गई है और इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद थे। 8 दिवसीय विशेष सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, स्पीकर कौन होगा और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इस पर चर्चाएं होती राजनाथ सिंह के आवास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोध के बीच उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जिसमें परिसर के विभिन्न हिस्सों से स्थानांतरित किए गए 15 स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय इतिहास के प्रतीकों की मूर्तियां हैं। विपक्ष ने इस कदम का विरोध किया। उद्घाटन के मौके पर कई मंत्री मौजूद थे। किसी भी विपक्षी दल के एक भी सांसद ने अपनी उपस्थिति इस दौरान दर्ज नहीं कराई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रेरणा स्थल महान राष्ट्र की प्रतिमाओं में प्रेरणादायक था। बिल्कुल, और देखिए फिलहाल जो है इसको लेकर भी चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है और द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। आप देख पाएंगे amid opposition, MPs Vice President प्रेरणा स्थल ऑन पार्लियामेंट प्रीमिसेस। तो ये खबर जो है वो इसलिए भी खास क्योंकि उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में न केवल पहुंचकर वहां पर नमन किया बल्कि इस बात का भी जिक्र हुआ कि आगे किस तरीके से देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। चारों बिल्कुल विरोध हुआ देखिए प्रेरणा स्थल का और वहां पर जिस तरह से आगे कार्यक्रम होने। अब विरोध के बीच उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि विरोध तो किया जा रहा था, लेकिन इस विरोध के बीच भी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से। और रविवार को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें परिसर के विभिन्न हिस्सों से स्थानांतरित किए गए 15 स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय इतिहास के प्रतीकों की मूर्तियों को यहां पर लगाया गया था, प्रतिमाओं को यहां पर लगाया गया था। इसी का विरोध दरअसल विपक्ष कर रहा था और जिस दौरान ये उद्घाटन किया गया विपक्ष की ओर से एक भी सांसद यहां पर मौजूद नहीं रहा था। उद्घाटन के मौके पर हालांकि कई मंत्री मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी सांसद यहां पर नहीं पहुंचा। ये एक सोचने वाली बात जरूर थी। बिल्कुल, तो देखिए विपक्ष यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके जो उद्घाटन किया गया उससे ये तय है कि सत्ता पक्ष इस बार देश के विकास के लिए जो भी कार्य होना जरूरी है वो हर एक काम करेगा, चाहे उसमें विपक्ष अपना योगदान दे या ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धारमैया ने कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बचाव किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी के एक दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बढ़ोतरी का बचाव किया और राज्य को पिछले वर्षों के दौरान बिक्री कर में कटौती करने के लिए मजबूर करने के लिए केंद्र को दोषी ठहराया, जबकि ये जारी रहा। पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए एक नोट में उन्होंने ये बात कही, जबकि डबल इंजन भाजपा सरकार के तहत कर्नाटक को कर कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्र ने राज्य से उच्च केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूलना जारी रखा और संसाधनों को अन्य राज्य में भेज दिया। बिल्कुल, देखिए तो कर्नाटक को लेकर अब क्योंकि महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली है, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार सिद्धारमैया को घेरते नजर आ रहे हैं और घेरने का कारण ये है कि फिलहाल
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल जो है वो 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल पर अब आपको 3 रुपए 2 पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे प्रति लीटर के हिसाब से। अब डीजल और पेट्रोल दोनों महंगा हो चुका है और ऐसे में अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि जंग जो है विपक्ष ने महंगाई के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन विपक्ष की ओर से ही महंगाई को तूल दिया जा रहा है। देखिए, सिद्धरमैया का कहना है कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ सबसे अहम चीज़ है कि देखिए, केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगाता है और कुछ टैक्स जो है वो राज्य सरकारें लगाती हैं। तो अगर दोनों जगह अलग अलग राज्य में अगर हम कहें तो अलग अलग सरकारें हैं, तो कर्नाटक में देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है। तो अगर कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, अगर वो चाहे तो काफी हद तक टैक्स में कटौती कर सकती है अपने राज्य की जनता को लाभ देने के लिए या उन्हें राहत देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भ्रमित किया जाता है ये कहकर कि नहीं केंद्र की ओर से बढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है राज्य सरकार को जाता है और उतना ही कहा जा सकता है कि एक अच्छा खासा अमाउंट केंद्र सरकार के पास भी जाता है सब्सिडी के रूप में। अगर दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, अपनी जनता को कुछ हद तक राहत देना चाहें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक कम हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति की आड़ में ये सब नहीं किया जाता। बिल्कुल, देखिए, और राजनीतिक लाभ के लिए महंगाई करना और जनता पर उसकी मार, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। ऐसे में जब एनडीए अब आरोप लगा रही है और राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आम जनता के लिए महंगाई को कम कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने ये बता दिया है कि कहीं से कहीं तक राज्य सरकार जो है अभी इस मूड में नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तमाम आलोचनाओं के बाद भी कम किए जा सके। चलो बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने पतन की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। आरोप लगाया कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रही है क्योंकि इसके नेताओं का ध्यान अब लोगों के कल्याण से हटकर व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित हो गया है। लक्ष्मीनगर के पूर्व विधायक को पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए, फिलहाल इस खबर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। फॉर्मर आप लेजिस्लेटर नितिन त्यागी ज्वाइन बीजेपी, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ये पूर्व विधायक रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की और बड़ा आरोप देखिए लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी निजी हित की ओर बढ़ रही है और पार्टी का पतन जो है, यानी पार्टी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। ये आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक है नितिन त्यागी, उन्होंने आरोप लगाया और इन आरोपों को लगाते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल चारुल, देखिए, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बने हुए और राष्ट्र पार्टी बनने के बावजूद अब इस तरह की बात अगर उनके खुद के ही विधायक करेंगे तो ये आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आरोप उन्होंने क्या लगाया है वो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रही है क्योंकि इसके नेताओं का ध्यान अब लोगों के कल्याण से हटकर व्यक्तिगत यानी कि निजी लाभ पर ज्यादा केंद्रित है। लक्ष्मीनगर के पूर्व विधायक को पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 2 कारों के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि उत्तराखंड में देखिए खाई में गिरने की घटनाएं भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक वैन के खाई में गिरने से 14 पर्यटकों की मौत के बाद ठीक एक दिन बाद यानी रविवार को राज्य के पौड़ी जिले के विभिन्न इलाकों में 2 कारों के खाई में गिरने से बड़ी घटना हुई है। अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। एक हादसा खिरसू चौबट्टा में हुई है, जहां दूसरा हादसा सतपुली क्षेत्र में दुधरा खाल के पास हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि
खिरसू चौबट्टा में उनकी कार सड़क से उतरकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 में से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल देखिए, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जब आप जिक्र उत्तराखंड का करते हैं तो उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और न केवल लोगों की जान चली गई बल्कि उसके बाद फिर ये 2 मामले अलग अलग सामने आए हैं, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है खाई में गिरने से। तो देखिए, फिलहाल ये खबर आप देख सकते हैं, 5 लोगों की जान गई है खाई में गिरने के कारण यह हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद से अब प्रशासन हो या सरकार हो, सब अलर्ट इसलिए है क्योंकि बैक टू बैक खाई में गाड़ी गिरने से लगातार हादसे हो रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि इन हादसों पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, एक दिन बाद ही, यानी कि रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ उसके एक दिन बाद ही यह हादसा हुआ है और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ था उसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और अब क्योंकि ये मौत रविवार के दिन ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब इस कोशिश में लगी हुई है चारुल कि खाई में गिरने से जो हादसे हो रहे हैं उन पर कंट्रोल कैसे पाया जा सके, उनके प्रबंध खोज रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए ऑप्शंस तो तमाम हैं लेकिन सरकार को कई जगह पर काम करने की अभी भी ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे कि आप जब पहाड़ों पर जाते हैं तो साइड में स्टॉपर्स लगे होते हैं ताकि अगर कोई हादसा होता है, गाड़ी डिसबैलेंस होती है तो उनसे वो वापस बैक बाउंस कर जाए सड़क पर ही। लेकिन कई जगह आपको ये जो साइड में रेलिंग्स होती हैं ये नज़र नहीं आती हैं, जिस वजह से ये हादसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये वो वक्त होता है, आप समझिए कि जिस दौरान सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब होती है। खराब कैसे होती है? क्योंकि पर्यटक सीजन है तो जाहिर सी बात है कि पर्यटक भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 पर्यटक फंसे हुए हैं यहाँ पर। भारत के हिमालयी राज्य सिक्किम में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन और बाढ़ के कारण इस सप्ताह कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2000 पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य की स्थानीय सरकार ने बताया कि भारी बारिश के कारण मंगन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। मंगन उत्तरी सिक्किम में आता है जहां 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए, उत्तरी सिक्किम की सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे जिले से संपर्क टूट गया है। तो देखिए, सिक्किम में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और घटनाओं के बढ़ने का कारण जो है वो भारी बारिश है। भारी बारिश के कारण जो स्थिति है काफ़ी खराब होती नज़र आ रही है। बहुत ज़रूरी है कि लोग फिलहाल सतर्क रहें, सावधान रहें और न केवल सतर्क और सावधान रहें बल्कि इस भारी बारिश में अपना बचाव किस तरीके से करना है इस पर भी पूरा फोकस ज़रूरी हो जाता है, लोगों का भी, सरकार का भी। बिल्कुल, देखिए सिक्किम का हम जिक्र कर रहे हैं और सिक्किम में स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 2000 टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि वहाँ पर फंस चुके हैं। भूस्खलन हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है और आप समझिए कि लगातार जब 36 घंटे बारिश हुई हो तो स्थिति वहाँ पर कितनी ख़राब होगी। 2000 टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए हैं और ऐसे में देखिए आपके भी कई अपने होते हैं, हमारे भी अपने होते हैं जो कि अलग अलग राज्य में रह रहे हैं और वो लोग वहाँ पर जब फंसे हुए हैं तो वो लोग ये बता रहे हैं कि सिक्किम में स्थिति जो है वो कितनी खराब हो चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अपील जरूर की है कि जो लोग जहां पर हैं वहां पर सुरक्षित रहें। टूरिस्ट जो लगभग 2000 की मात्रा में वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें भी निकालने की कोशिशें वहां पर की जा रही, लेकिन उसके लिए स्थितियों को सामान्य होना जरूरी है और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक वहां पर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल चारुल, बढ़ेंगे आगे और करते हैं अगली खबर का, जहां कनाडा एंड इंडिया कमिटेड टू वर्क टुगेदर से ट्रूडो आफ्टर मीटिंग विद मोदी। यानी कि मोदी से मुलाकात के बाद ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और भारत अब मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ साफ तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत और कनाडा कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। ट्रूडो का ये बयान इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आया है। बता दें कि आज अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुलिवन अपने भारतीय समक्ष अजीत डोभाल के साथ रणनीति, तकनीकी और
खुफिया क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। भारत में वंचित एक खालिस्तानी अलगावादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में कथित रूप से भारतीय सुरक्षा अधिकारियों से जुड़े एक मामले का विवरण जारी करने के बाद से एनएसए पहली बार मिलेंगे। तो देखिए, फिलहाल कनाडा और भारत साथ मिलकर काम करेंगे, इस बात का जिक्र किया गया है ट्रूडो की ओर से। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि बीच में खालिस्तानी आतंकी के मुद्दे पर कनाडा के जो बयान आए थे उससे भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे उनमें खटास ज़रूर आई थी, जिसके बाद ऋषि सुनक की ओर से ये कहा गया था कि कनाडा को इस मामले पर विचार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वक्त हर जख्म भर देता है। अब जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात होती है इटली में G7 के दौरान, उस दौरान जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री से, और उस मुलाकात के बाद वो ये कहते हैं कि भारत और कनाडा कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर काम कर रहा है और एक साथ काम किया जा रहा है, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो और बेहतर हो सकती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, ऐसा कहा गया जस्टिन ट्रूडो की ओर से, और कहा कि भारत और कनाडा ने कई सारे चीज़ों पर हामी भरी है और कई सारी डील्स जो हैं उन पर बातचीत की गई है, कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर बातचीत की गई ताकि भारत और कनाडा एक साथ काम कर सके। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। भारत ने यूक्रेन बैठक के बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, भारत का कहना है कि केवल रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार्य प्रस्ताव ही शांति की ओर ले जा सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए जारी विज्ञप्ति पर 80 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और मैक्सिको ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जहां ब्राजील ने पर्यवेक्षक का दर्जा बरकरार रखा। चीन ने निमंत्रण अस्वीकार कर इस बात का जवाब दिया, जबकि रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। रविवार को स्विट्जरलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें पश्चिमी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की, और कोई भी देश अगली बैठक की मेजबानी के लिए आगे नहीं आया। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर 90 देश एकमत, भारत ने नहीं किए हस्ताक्षर। अब यहाँ पर देखिए जो युद्ध है उसकी समाप्ति के लिए एक शांति वार्ता का आयोजन किया गया था, शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में, जिसमें 90 देशों ने भाग लिया था। और इस दौरान देखिए जो भारत से कहा गया कि आप भी हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि इन 90 देशों में सबसे ज़्यादा देश पश्चिमी देश थे। अब ऐसे में भारत ने इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता ही एक जरिया है और ऐसे में एक तरफा काम नहीं किया जा सकता है। हालांकि तुर्की ने ज़रूर इस मामले में हस्ताक्षर कर दिए हैं, चीन की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ साथ देखिए भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बिल्कुल, तो देखिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जब भारत शामिल हुआ उनसे कहा गया तो साफ तौर पर ये एक मत था भारत का कि मध्यस्थता ही एकमात्र उपाय है, लेकिन साइन करने से साफ तौर पर भारत ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। बिल्कुल, देखिए सम्मेलन में 100 प्रतिनिधि मंडल आए थे, जिनमें से अधिकांश पश्चिमी देशों के थे, जिनका हमने जिक्र भी किया। भारत इस चीज़ को लेकर पहले से ही प्रतिबद्धता दिखाता रहा है कि जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता का है। रूस इसमें शामिल नहीं हुआ, रूस को बुलाया ही नहीं गया, चीन ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का और खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां T20 विश्व कप अब भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। द हिंदू में इसे जगह दी गई है। भारत T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में पहुंच गए, जहां उसका सामना अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ होना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि भारत जो है वो T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में पहुंच गया, यानी सुपर 8 में भारत का भी नाम है। अब सामना देखिए अफगानिस्तान से होगा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड से होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 2013 से आईसीसी खिताब के सूखे को खत्म कर पाएंगे, और जिस तरह से ये शांत तरीके से शुरू हुआ था
उसी तरह से T20 विश्व कप का ग्रुप चरण भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जिसमें देखिए बांग्लादेश जीत चुका है। बिल्कुल, देखिए अब एक बड़ी जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर आ जाती है कि जो अब तक सूखा बरकरार था उसे समाप्त किया जाए और एसोसिएट देशों सहित 20 टीमें T20 विश्व कप में भाग ले रही थी। एक तरफा मुकाबले आम बात थी, हालांकि अच्छी बात यह रही कि यूएसए ने फिलहाल इसमें बेहतर प्रदर्शन किया। नेपाल और स्कॉटलैंड जैसी टीमों के पास अपनी छाप छोड़ने का एक मंच था। चलिए और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में फिलहाल उतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार। लाइन तो पूरा कर देती हूँ, बीच में छोड़ दी।